नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते चले कि सरकार ने आज एक बार फिर 2000 रुपये के नोट की नोटबंदी की घोषणा कर दी है और कल से फिर आप नोट बदलवाने की कतार में खड़े हो जाइए। दरअसल कर्नाटक में जो चुनाव फैसले आए, लोगों ने जो वोट करके फैसला किया, उससे हमारे बादशाह परेशान हैं। बादशाह ने परसों रात को मीटिंग बुलाई, पूछा चुनाव क्यों हारे। बादशाह की मीटिंग में जितने मोहरे बैठे थे उसमें एक ने कहा कि हम तो बखूबी मुद्दे उठा रहे थे कि मुसलमानों के आरक्षण खत्म कर दिए गए हैं, आप हमें वोट कीजिए। और जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो एक अलग मोहरा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट हमारे उस फैसले पर मुहर लगा दे। बादशाह ने कहा ये गुस्ताखी माफ नहीं की जा सकती, चलिए कानून मंत्री को हटा देते हैं। कल सुबह कानून मंत्री और कानून मंत्री के जूनियर मंत्री जो है एसपी बघेल, दोनों को चलता कर दिया गया। फिर बादशाह ने कल रात में मीटिंग बुलाई, बोला कर्नाटक चुनाव क्यों हारे, और उनसे सवाल पूछ लिया गया जो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जो कर्नाटक चुनाव में जिन्होंने वोट डाला था। कर्नाटक चुनाव क्यों हारे? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2000 रुपये के नोट ने 2000 रुपये के नोट ने हमें हराया। फैसला आज आपके सामने है। बादशाह ने कहा 2000 रुपये के नोट को ही बदल दीजिए। आप यकीन कर लीजिए, इतने बड़े लोकतंत्र में वह दिन दूर नहीं जब देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में हमारे बादशाह पेश होंगे। यह अलग बात है कि बीते 4 वर्ष में बादशाह ने अपनी चाल नहीं बदली। न्याय एवं कानून मंत्रालय में अपने दोनों मोहरे को बदलकर अब तीसरे मोहरे के तौर पर बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल की तैनाती की है। बादशाह की तरफ से अपनी प्रजा के लिए अपने तीसरे मोहरे की तैनाती की कोई वजह सार्वजनिक नहीं की गई है। ये अलग बात है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। बादशाह कभी नहीं बताएगा कि हम बीते 4 साल में तीसरे मोहरे की तैनाती क्यों की है, 2 मोहरे को क्यों हटाए। बताते चले कि 2016 से 2021 तक रविशंकर प्रसाद कानून मंत्रालय को संभालते रहे। रविशंकर प्रसाद ट्विटर से ही भिड़ गए, बात थाने तक पहुंच गई। बादशाह की जगह रविशंकर प्रसाद हेडलाइन बनने लगे। बादशाह की छवि पर आंच आने लगी। बादशाह ने रविशंकर प्रसाद की छुट्टी कर दी और किरण रिजिजू की तैनाती कर दी। फिर किरण रिजिजू सीधे चीफ जस्टिस को ही हर दिन चुनौती देने लगे, जजों को सरकार का नौकर बताने लगे। हेडलाइन से फिर बादशाह एक बार गायब हो गया और हेडलाइन किरण रिजिजू के हवाले हो गया। किरण रिजिजू के जूनियर मंत्री एसपी बघेल कानून और संविधान की बात छोड़ हिंदू मुसलमान करने लगे। बादशाह ने 18 मई 2023 को किरण रिजिजू और एसपी बघेल दोनों को चलता कर दिया। अब एक तीसरे मोहरे अर्जुन राम मेघवाल की तैनाती कर दी है। लेकिन आप या हम यह न सोचे कि बादशाह के मोहरे बादशाह से कुछ अलग कर रहे थे या अलग बोल रहे थे। दरअसल हकीकत में मोहरे वही कर रहे थे जो बादशाह चाहता था, क्योंकि गीतकार शायर जावेद अख्तर के अल्फाजों में अगर हम समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, यह खेल क्या है। मैं सोचता हूँ जो यह खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो बादशाह है उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाज़त कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह उसूल क्यों है।
पियादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूँ अगर यही उसूल है तो फिर उसूल क्या है? दोस्तों, तानाशाह की खासियत होती है कि वह अपनी छवि को लेकर बहुत सावधान रहता है। आपको मैं बताते चलूं कि 1975 में हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा था और मात्र 2 सालों के बाद चुनाव कराने की नौबत आ पड़ी। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली तानाशाह के तौर पे इंदिरा गांधी को जाना जाता है। इंदिरा गांधी से जब एक दफा पूछा गया कि आपने चुनाव क्यों करवाया, सत्ता तो आपके पास थी, सुप्रीम कोर्ट आपके पास थी, फिर आपने चुनाव क्यों कराया? उन्होंने बताया, इंदिरा गांधी ने बताया कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अखबार निकल रहे थे उसमें जो हेडलाइन बन रही थी उसमें लिखा जाता था कि नेहरू की बेटी तानाशाह, नेहरूज डॉटर इज डिक्टेटर। ये मुझे पसंद नहीं आता था, ये हमारी छवि को नुकसान पहुंचा रहा था। ठीक उसी तरह आप समझ लीजिए कि तानाशाही मिजाज वाला बादशाह अगर चुनाव हार जाता है या हर दिन कोर्ट के कटघरे में खड़ा होने की नौबत आ जाती है तो उसका शिकार उसके तैनात मोहरे होते हैं, क्योंकि वह कभी भी इस बात का एहसास करना ही नहीं चाहता कि उसकी चाल में कोई गड़बड़ी है। बस वह चाहता है कि उसके चले गए हर चाल की रक्षा की जिम्मेदारी उस मोहरे की है जिसकी वह तैनाती किया है। आपको बताएं कि जिस दिन से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की कमान संभाली उस दिन से बादशाह की हर चाल लड़खड़ाने लगी। इसी महीने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की संवैधानिक पीठ ने 2 महत्वपूर्ण फैसले किए। एक, दिल्ली की सत्ता का मालिक कौन? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की संवैधानिक पीठ ने साफ साफ कहा, दिल्ली की सत्ता का मालिक दिल्ली की जनता है और उपराज्यपाल जनता से ऊपर नहीं है। जनता के फैसले को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उपराज्यपाल कौन? वही गुजरात से ही आया है दिल्ली, उन्हीं पे सवाल हुआ, कौन लाया? जाहिर सी बात है बादशाह का ही तो फैसला था। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन एक और फैसला किया, उसी संवैधानिक बेंच ने किया। उस फैसले में साफ साफ कहा गया कि महाराष्ट्र में राजभवन में जो बादशाह के मोहरे तैनात किए गए हैं बतौर राज्यपाल, उनकी भूमिका संदेहास्पद है, राजनीतिक है रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में आपको बताया कि उद्धव ठाकरे की सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी, कुछ एमएलए चले गए, राज्यपाल ने विधानसभा में जांच ही नहीं किया कि उनके पास जो चले गए उन वो सरकार बनाने लायक है या नहीं। बावजूद इसके राज्यपाल ने शपथ ग्रहण करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया और कहा यह गलत हुआ है। किसकी छवि पे आज पहुंचा? बादशाह की छवि पे आज पहुंचा। सबका साथ सबका विकास, आपने नारा खूब सुना होगा, हर दिन मन की बात में आप सुनते हैं। सबका साथ सबका विकास वाले नारे को तार तार करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ यह भी कहने से अब नहीं चलते कि वैसे मुकदमों की हमारे यहाँ भरमार है जिसमें जनता ने सरकार को ही मुजरिम मान लिया है। जनता सरकार पर भरोसा ही नहीं करती। आप समझिए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां नहीं समझ पाई, अपोजिशन नहीं समझ पाया। सरकार कहते हर दिन कहती है सबका साथ सबका विकास। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं जनाब, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मुकदमे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जनता का सरकार पर से इकबाल खत्म हो गया है, विश्वास खत्म हो गया है। कर्नाटक सरकार के उस फैसले जिसके जरिए बादशाह चुनाव जीतना चाहता था, आपको याद है, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, टीवी स्क्रीन पे देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह हर चुनावी रैली में क्या कह रहे थे, हर टीवी इंटरव्यू में क्या कह रहे थे कि हमने मुसलमानों के 4% आरक्षण को हटा दिया है। शायद बादशाह चाहता था कि हमें इस फैसले के जरिए
कर्नाटक की जनता वोट करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बी नागरत्ना ने सवाल खड़ा कर दिया और कहा आप तब तक इस फैसले पर अमल नहीं कर सकते जब तक हम अंतिम निर्णय नहीं लेते हैं। उस याचिका पर अभी तक सुनवाई, अंतिम फैसला नहीं आया है। बादशाह चाहता था कि हमारे इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट मुहर लगा दे। और मुहर कौन लगवाएगा? बादशाह के मोहरे कौन थे? किरण रिजिजू ही तो संभाल रहे थे कानून मंत्रालय। इतना ही नहीं, नंबर 2 बादशाह के वजीर के तौर पर अगर अमित शाह को आप समझें तो अमित शाह के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की। कहा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो इस पब्लिक में सार्वजनिक तौर पर कैसे इस फैसले को सही ठहरा रहा है। बादशाह और वजीर को दोनों को नागवार गुजरा। और नागवार क्या गुजरा कि हमारे जो कानून मंत्रालय में मोहरे हैं वह सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पा रहे हैं। उसी तरीके से आप मणिपुर में आपको बताएं कि लगभग 74 लोगों की जान चली गई है, 1700 घरों को आग लगा दिया गया है। और वजह क्या? हाई कोर्ट का एक फैसला। हाई कोर्ट के एक फैसले ने वहाँ की आम जनजीवन को तहस नहस कर दिया, हिंसा में झोंक दिया। और हमारे कानून मंत्री को इसकी खबर नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून मंत्री किरण रिजिजू अपने तौर पर फैसला ले रहे थे। दरअसल आप समझिए कि आज के दौर में जो बादशाही सत्ता है, तानाशाही सत्ता है, उसमें कौन मंत्री, कौन मीडिया, कौन जज स्वतंत्र रूप से फैसला लेने को आगे आता है? अगर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बात छोड़ दे तो आज की दौर में सुप्रीम कोर्ट जिस हालात में है, हर लोग कह रहा है न्यायपालिका खतरे में है, बावजूद इसके चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रेंगने को तैयार नहीं। और बादशाह चाह रहा था कि हमारे जो मोहरे हैं कानून मंत्रालय संभाले हुए, वह सुप्रीम कोर्ट को रेंगना क्यों नहीं सिखा पा रहा है। बीजेपी बादशाह की जाल की रक्षा करने वाले तब मोहरे तमाम संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए कभी कोलेजियम पे हमला करने लगे। किरण रिजिजू कई ऐसे मौके आए जब वो जजों की नियुक्ति करने वाली जो कमेटी होती है, कोलेजियम उसको कहते हैं, उस पर हमला करने लगे कि एलियन है, ये दिखता नहीं है, फैसला कैसे लेता है। और सीधे सीधे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर हमला था। कभी चीफ जस्टिस को सुझाव देने लगे कि आप कौन सा केस सुनिए, कौन सा केस नहीं सुनिए। चीफ जस्टिस भी, चंद्रचूड़ ने भी उसका जवाब दिया। कहा कानून मंत्री हमें यह नहीं बताए कि कौन सा केस सुनेंगे, कौन सा नहीं सुनेंगे, यह हमें अच्छी तरह से आता है। कई बार कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सॉलिसिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, जो भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं कोर्ट के अंदर, उनको जजों ने कहा कि आप हमें कोई बड़े फैसले लेने पर मजबूर नहीं कीजिए। आप इस देश से खेल रहे हैं, इस लोकतंत्र से खेल रहे हैं, आप नहीं समझ रहे क्या कर रहे हैं। हालात यह हो गए कि सॉलिसिटर जनरल कोर्ट जाना बंद कर दिए। किरण रिजिजू इतना ही नहीं, इतने पे ही नहीं थमे, उन्होंने तो बाकायदा यह कह दिया कि 3 या 4 रिटायर्ड जज भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा है। आप समझिए कि जो संवैधानिक पद पर काफी सालों तक बैठा रहा और रिटायर कर गया, जज है, वो कैसे भारत विरोधी हो सकता है। लेकिन कानून मंत्री ने क्या कहा? भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा है। साथ ही इतना ही नहीं, जजों को धमकाने से भी बाज नहीं आया। उन्होंने कहा जिसने भी देश के खिलाफ काम किया है उसे कीमत चुकानी होगी।
ये भाषा क्या जजों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर हमला नहीं था? जब कानून मंत्री ऐसा बोल रहा है उसे कीमत चुकानी होगी। हालांकि यह भाषा कानून मंत्री ने खुद नहीं सीखा है, वो जिस स्कूल ऑफ थॉट आरएसएस से आते हैं वहाँ यही भाषा सिखाई जाती है। प्रधानमंत्री तो कई दफा ऐसी भाषा बोलते हैं, खून का बदला खून से लिया जाएगा, कीमत चुकानी होगी, बदला लेंगे, मतलब इस तरीके की भाषा तो कोई नई भाषा नहीं है। बस यह था कि बादशाह की चाल की रक्षा करने की जिम्मेदारी कानून मंत्री पर थी, उस मोहरे पर थी जिसको जिम्मेदारी दी गई थी। उसने उस चाल की रक्षा नहीं की। कीमत चुकानी फिर किसको पड़ी? कानून मंत्री को ही, किरण रिजिजू को कीमत चुकानी पड़ी। सोशल मीडिया पर जब जजों की ट्रोलिंग होती है तो जजों ने खत लिखा था कानून मंत्रालय को, हमें ट्रोलिंग किया जाता है, हमें रक्षा कीजिए। कानून मंत्री ने क्या जवाब दिया? मैं रक्षा नहीं कर सकता, आपको खुद रक्षा करनी होगी। कल से जिस नए मोहरे की तैनाती हुई और तो उसका असर देखिए क्या हुआ है। नियुक्तियां धड़ाधड़ होने लगी। कल ही नए मोहरे की तैनाती हुई और कल ही 2 जजों की नियुक्ति भी हुई। 48 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हमें 2 जज चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और 48 घंटे के अंदर कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज आ गए। इसका मतलब क्या है? बादशाह डरा हुआ है कि कहीं उसकी पेशगी ना हो जाए। और पेशगी किस केस में होने वाली है? आप इंतजार कीजिए, गर्मी की छुट्टी के बाद जो हालात बनेंगे कोर्ट के जरिए, कोर्ट से सत्ता भागती फिरेगी। पीएम केयर्स फंड, कोई नहीं जानता कौन उसमें पैसा डाल रहा है। वो एलियन है। एलियन यह है कि डाल कौन रहा है पैसा, किसी को नहीं पता। कितना पैसा? 12,500 करोड़ रुपया, जिसमें अकेले 5,000 करोड़ रुपया बाहर से आया है, विदेशों से आया है। किसका है नहीं पता। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको सार्वजनिक करने पे आ जाए, कितनी बड़ी टकराहट होगी। सरकार कहती है बताएंगे नहीं कौन दे रहा है, सार्वजनिक करेंगे नहीं। उसी तरह से चुनावी बॉन्ड, कौन खरीद रहा है बॉन्ड, किस पार्टी को जा रहा है पैसा, किसी को नहीं पता। ये दोनों मुकदमे सुप्रीम कोर्ट की पटल पर रखे हुए हैं। गर्मी की छुट्टी के बाद इसे सूचीबद्ध किया गया है, इस पर सुनवाई होगी। वैसे आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों को शपथ दिलाई गई और 3 जजों को अलविदा भी कहा गया। बहुत बहुत शुक्रिया।